तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाचन तंत्र को। अगर आपको भी पाचन तंत्र में लगता है डर, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक रुके रहिए। आपका पाचन तंत्र के अंदर जितना भी डर है वो सब खत्म हो जाएगा। आप पाचन तंत्र के हर एक सवाल को यूं चुटकियों में सॉल्व करके दे दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं। सबसे पहले है हमारा पाचन। पाचन का मतलब होता क्या है? पचाना। पाचन का मतलब क्या होता है? पचाना। और तंत्र का मतलब होता है एक समूह, यानी पाचन तंत्र, पचाने वाले अंगों का समूह। किसका समूह? पचाने वाले अंगों का समूह। देखिए परिभाषा देखते हैं क्या कहता है। वे सारे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उस अंग के समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। यानी वे सारे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उनके समूह को हम क्या कहते हैं? उनके समूह को हम पाचन तंत्र कहते हैं। वे सारे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। अब सबसे पहला बात, भोजन को पचाने में सहायता कौन करता है? तो अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले भोजन कहाँ से पचना चालू होता है? पचाने का मतलब क्या? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। अब भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांटने की प्रक्रिया कहाँ से चालू होती है? तो सर आप बोलिएगा कि भोजन को पचाने की जो क्रिया होती है, यानी भोजन को जो तोड़ने की क्रिया होती है, छोटे छोटे भागों में बांटने की जो क्रिया होती है, वो चालू होती है मुख गुहा के अंदर से। कहाँ से चालू होती है? तो मुख गुहा के अंदर से चालू होती है। तो सबसे पहला हमारा पाचन तंत्र का पहला भाग क्या होगा? हमारा मुख या मुख गुहा। आप क्या बोल सकते हैं? मुख या मुख गुहा। मुख या मुख गुहा। अब भाई हम शुरू से देखते आ रहे हैं, मुख तो हमको पता है, आपको भी पता है मुख होता क्या है। क्या नहीं पता है हमको दोस्त? तो ये नहीं पता है कि आखिर गुहा क्या होता है। मुख तो हमको भी पता है, आपको भी पता है। क्या नहीं पता है? गुहा नहीं पता है कि आखिर गुहा का मतलब होता क्या है। तो गुहा का मतलब होता है मुंह के अंदर का खाली जगह। यानी आपके मुंह के अंदर, हमारे मुंह के अंदर जो खाली जगह है, उसको हम किसका नाम देते हैं? गुहा का नाम देते हैं। मुंह के अंदर की खाली जगह को किसका नाम देते हैं? गुहा का नाम देते हैं। अब देखिए, जो हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा, उसके अंदर 3 रचनाएं पाई जाती है। 3 रचनाएं। सबसे पहला हमारा दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार ग्रंथियां। सबसे पहला क्या हमारा? मुख गुहा के अंदर की जो रचना होती है वो होती है हमारे सबसे पहले दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद हमारा होता है लार ग्रंथि, उसके बाद हमारा होता है लार ग्रंथियां। सबसे पहले दांत, उसके बाद जीभ, उसके बाद लार ग्रंथियां। अब एक एक को देख लेते हैं जरा। दांत क्या होता है? दांत कैसा होता है? जीभ क्या होता है? जीभ कैसा होता है? और लार ग्रंथियां क्या होती है और कहाँ पाई जाती हैं, कैसी होती हैं? सबसे पहले हम देखते हैं दांत को। तो हम जानते हैं दांत एक कठोर रचना होती है, जिससे हम किसको? भोजन को पीसते हैं, काटते हैं, तोड़ते हैं, चबाते हैं। वो तो होती है हमारी दांत। और दांत 4 भागों में बंट जाती है। एक होता है हमारा इनसाइजर, दूसरा केनाइन, तीसरा मोलर, और चौथा हमारा होता है प्रीमोलर। क्या होता है हमारा? दांत होते हैं 4, इनसाइजर, केनाई, मोलर और प्रीमोलर। 4 प्रकार के क्या हो जाते हैं? हमारे दांत हो जाते हैं। इनसाइजर की संख्या अगर आपसे कोई पूछ दे, इनसाइजर की संख्या बताइएगा जरा कितनी होती है, तो आप क्या बोलिएगा? अरे हमको तो पता ही नहीं है। अरे इनसाइजर की संख्या कितनी होती है? तो हम बता रहे हैं ना इनसाइजर की संख्या कितनी होती है। हमारी इनसाइजर की संख्या होती है 8, केनाई की संख्या होती है 4, मोलर की संख्या 12 और प्रीमोलर की संख्या
8, केनाइन की संख्या 4, इंसाइजर की संख्या 8, मोलर की संख्या 12 और प्रीमोलर की संख्या होती है हमारी 8। दूसरी हमारी होती है जीभ। अभी हम मुख गुहा के अंदर रचनाओं को पढ़ रहे हैं। पहला दांत, दूसरा जीभ और तीसरा लार ग्रंथि। दांत हम पढ़े, दांत 4 प्रकार की होती है। पहला हमारा केनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर। इंसाइजर की संख्या 8, केनाइन की संख्या 4, मोलर की संख्या 12 और प्रीमोलर की संख्या 8। दूसरी होती है हमारी जीभ। जीभ क्या होती है? जीभ एक मांस की बनी हुई रचना होती है। जीभ एक मांस की बनी हुई रचना होती है जो चारों दिशाओं में घूमती है। जीभ एक मांस की बनी हुई रचना होती है जो चारों दिशाओं में घूमती है। आवश्यकता के अनुसार बड़ा भी हो जाती है, आवश्यकता के अनुसार छोटा भी हो जाती है। जीभ की परिभाषा आप क्या बताइएगा कि जीभ एक मांस की बनी हुई रचना होती है जो चारों दिशाओं में घूमती है। आवश्यकता के अनुसार बड़ा हो जाती है और आवश्यकता के अनुसार छोटा हो जाती है। तीसरा होती है हमारी लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होता है? लार ग्रंथि होता है लार जिससे निकलता है उसे हम लार ग्रंथि कहते हैं। और लार ग्रंथि हमारी होती है 3। लार ग्रंथि कितनी हो जाती है क्या बताइएगा आप? लार ग्रंथि हो जाती है 3। एक जो हमारा होता है पिट्यूटरी, दूसरा सबमैंडिबुलर और तीसरा सबलिंगुअल। ये जो पिट्यूटरी होती है ना, पिट्यूटरी वो सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथि पूछ दे, सबसे बड़ा और लार ग्रंथि पूछ दे तो कौन होती है? हमारी पिट्यूटरी सबसे बड़ी होती है। और पिट्यूटरी के अंदर जरा गौर से सुनिएगा, पिट्यूटरी के अंदर जो होता है, पिट्यूटरी के अंदर जितने भी सांप का जहर होता है, सांप का जहर किसके अंदर रहता है भाई? किसके अंदर रहता है? पिट्यूटरी के अंदर रहता है। सांप का जहर कहाँ पाया जाता है? तो पिट्यूटरी के अंदर पाया जाता है। दूसरा सबमैंडिबुलर, तीसरा सबलिंगुअल। ये जो होती है हमारी 3 क्या होती है आप बोलिएगा? लार ग्रंथि की प्रकार होती है भाई, लार ग्रंथि की प्रकार होती है। दूसरी रचना देखते हैं। पहला हमारा मुख गुहा, ये 3 रचनाएं पाई जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। दूसरा हमारा होता है ग्रास नली। दूसरा क्या होता है? ग्रास नली। यहाँ पहले लिख लें क्या होता है हमारा? ग्रास नली। दूसरी रचना ग्रास नली। अब जरा देखना ग्रास नली, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रहा है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको ही तो हम बोलेंगे ग्रास नली। ग्रास नली ये हो जाती है हमारी ग्रास नली। ग्रास नली, ग्रास नली एक पाइप होती है। क्या होती है? एक पाइप होती है। ग्रास नली हमारी एक पाइप होती है। और याद रखिएगा पाइप होती है जिसमें होती है क्रमाकुंचन की प्रक्रिया। ग्रास नली में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो आप बोलिएगा क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है। और वह क्रमाकुंचन की प्रक्रिया से भोजन ग्रास नली के ऊपर वाले भाग से नीचे चलते हुए आमाशय के अंदर आता है। आप क्या बोलिएगा कि ग्रास नली के अंदर एक क्रमाकुंचन की प्रक्रिया होती है जो जिसके कारण ग्रास नली के ऊपर वाले भाग से भोजन आमाशय के अंदर आता है। ग्रास नली याद रखिएगा। एक इसके साथ एक और बात कि ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, यानी वह कह देगा क्वेश्चन के अंदर कि पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है, पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो आप क्या बोलिएगा कि ग्रास नली के अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है। दूसरा हमारा क्या होता है? दूसरा क्या होता है? सॉरी,
दूसरा नहीं तीसरा, पहला तो हम पढ़े मुख गुहा, दूसरा पढ़े ग्रास नली, और हमारा तीसरा जो होता है तीसरा वो होता है अमाशय। तीसरा क्या होता है? अमाशय होता है। तीसरा हमारा हो जाता है अमाशय। और जो अमाशय होता है हमारा, अमाशय, जो अमाशय होता है, यहाँ देखिएगा, अमाशय इस वाले भाग को बोला जाता है अमाशय। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या होता है? अमाशय होता है। ये हो गया हमारा अमाशय। अमाशय। अब जरा देखिएगा, अमाशय, अमाशय का यह वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, और ये 3 भागों में बट जाता है। अमाशय 3 भागों में बढ़ जाता है, 1, 2 और 3। सबसे पहला भाग को हम नाम देते हैं कार्डियक का। सबसे पहला भाग हमारा हो जाता है कार्डियक। सबसे पहला भाग, ये वाला भाग हमारा हो गया कार्डियक। कार्डियक। दूसरे वाले भाग को हम बोलते हैं फुंडिक। दूसरे वाले भाग जो हो गया फुंडिक। और तीसरे वाले भाग को हम बोलते हैं पाइलोरिक। पहले भाग को कार्डियक, दूसरे वाले भाग को फुंडिक, और तीसरे वाले भाग को पाइलोरिक बोला जाता है। पहला भाग जो होता है हमारा, पहला भाग वो होता है कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। ये जो कार्डियक होता है, कार्डियक, कार्डियक से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। अब कोई पूछेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है, तो आप क्या बोलिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कार्डियक से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कहाँ से होता है? कार्डियक से होता है। दूसरा भाग हमारा होता है, दूसरा भाग होता है फुंडिक। और फुंडिक में कील की तरह रचना पाई जाती है, कील की तरह रचना पाई जाती है। जो हम क्या करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम से खाना नहीं खाते हैं, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि 12 घंटे 14 घंटे बिना भोजन किए बीत जाता है। तब क्या होता है, तब हमारे अमाशय के अंदर के पूरी तरह भोजन क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। और जब पूरी तरह अमाशय की भोजन ख़त्म हो जाती है, तब क्या होता है कि वो जो कील की तरह रचना होती है वो भोजन से दबी रहती है, वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। और जैसे ऊपर की तरफ उठने लगती है यानी सीधी होने लगती है, तो क्या होता है, जैसे हम झुकते हैं तो क्या होता है? चुभने लगता है, जिससे हम कहते हैं क्या कि हमारा पेट में दर्द हो रहा है। तीसरा भाग हमारा होता है फुंडिक, तीसरा भाग होता है हमारा पाइलोरिक। पाइलोरिक के ऊपर वाले भाग से, यहाँ देखिएगा, पाइलोरिक के इस वाले भाग से रेनिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। रेनिन, पाइलोरिक के ऊपर वाले भाग से रेनिन नामक एंजाइम का स्राव होता है। और जो क्या करता है, जो क्या करता है, दूध से दही में, दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में बदलता है। यहां से रेनिन का स्राव होता है। पाइलोरिक के ऊपर वाले भाग से रेनिन नामक एंजाइम का स्राव होता है, जो दूध को दही में बदलता है। याद रखिएगा कि आप देखे होंगे कभी कभी, घर की यह घटना है कि छोटे बच्चे जो होते हैं दूध पीते हैं, और कुछ 10-15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे के बाद जब वो निकालते हैं तो वो किस में बदल गया रहता है? दही में बदल गया रहता है। उस पे काम कौन करता है भाई? काम कौन करता है? तो रेनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो दूध पे काम करके किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। दूध पे काम करके किस में बदल देता है? दही में बदल देता है। वहीं पाइलोरिक के नीचे वाले भाग से, यानी कुछ इस वाले भाग से पेप्सिन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? इस वाले भाग से पेप्सिन का स्राव होता है। इस वाले भाग से पेप्सिन का स्राव होता है। और यह पेप्सिन
प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यह पेप्सिन, यहाँ का जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। याद रखिएगा ये वाला बात कि पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी अमाशय होती है ना, अमाशय हम तो क्या पढ़ लिए कि 3 भागों में बटा रहता है, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। और ये जरा याद रखिएगा कि जो अमाशय होती है उसमें 4 से 5 घंटे भोजन संचित रहती है। मिनिमम कितने देर तक कोई कह दे कि अमाशय के अंदर भोजन कितने देर तक संचित रहती है, यानी कितने देर तक रहती है, तो आप क्या बोलिएगा, कि सर जो अमाशय होती है, अमाशय में 4 घंटों तक 4 घंटे तक भोजन संचित रहती है, 4 घंटे तक भोजन संचित रहती है। चौथे भाग को हम देखते हैं तो चौथा भाग हमारा होता है अग्न्याशय। चौथा भाग अग्न्याशय। चौथा भाग हमारा क्या हो गया, अग्न्याशय। अग्न्याशय में कुछ नहीं, यहाँ से अग्न्यासी रस निकलती है। यहाँ से क्या निकलता है, अग्न्यासी रस निकलता है। अब जरा सुनिएगा कि ये जो हमारा HCl का स्राव हुआ था, HCl का स्राव वो भोजन में पूरी तरह से मिल जाता है, जिसके कारण भोजन कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तब हमारी छोटी आंत क्या कहती है कि भाई हमारे पास टसन है, हमारे पास, नहीं पचाएंगे। कैसा भोजन नहीं पचाएंगे, अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, कर क्या लोगे। हमारी छोटी आंत का कहना है कि हम भोजन को नहीं पचाएंगे। जब भोजन को नहीं पचाएंगे आप कर क्या लीजिएगा। अब भाई हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता है, हम कुछ ना कुछ उपाय तो करेंगे। तब हमारी काम में आती है यकृत, ये वाली यकृत तब काम में आती है। यकृत जिसको हम लीवर बोलते हैं, यकृत को दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं भाई लीवर बोलते हैं। जिसकी वजन कितनी होती है, जिसकी वजन होती है 1.5 kg, जिसकी वजन 1.5 kg होती है, 1.5 kg। यकृत की वजन कितनी होती है, 1.5 kg। अब यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से निकलता है पीतरस। यहाँ से क्या निकलता है भाई, हम पांचवा पढ़ लिए यकृत, और छठा क्या पढ़ लिए, छोटी आंत पढ़ रहे हैं अभी, छोटी आंत। ये यकृत कितने वजन का होता है, 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का। अब यहाँ से निकलता है पीतरस जो क्षारीय होता है, यहाँ से जो पीतरस निकलता है वो क्षारीय होता है। वो पीत की थैली या पित्ताशय एक रचना होती है, दिखाई दे रहा है आपको, यह पीत की थैली या पित्ताशय में संचित रहता है, पीत की थैली या पित्ताशय में संचित रहता है। अब यहाँ पे आ गई हमारी क्या, यहाँ से निकली हुई पीत रस कहाँ पे आ गई, पीत की थैली या पित्ताशय। अब जब आवश्यकता होता है यहाँ से निकल के हमारी ये वाली पाइप छोटी आंत में चली आती है। हम क्या बोले भाई, हमारी जो छोटी आंत की टसन होती है वो टसन ये होती है रंगदारी, बिहार में चलता है ना रंगदारी, उसी तरह से छोटी आंत का भी रंगदारी होती है कुछ। रंगदारी क्या करता है छोटी आंत, करता ये है कि ये बोलता है कि भाई हम अम्लीय भोजन को नहीं पचाएंगे, हम भोजन कैसा पचाएंगे, तो वो भोजन होना चाहिए हमारा क्षारीय। अब भोजन क्षारीय करने के लिए हम करेंगे क्या भाई, तो हम जानते हैं कि हमारा यकृत से जो पीतरस निकलता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। अब यहाँ से निकला हुआ पीतरस एक पीत की थैली में इकट्ठी रहती है, जिसको हम पित्ताशय का नाम देते हैं। अब इस पित्ताशय में क्या संचित रहता है, पीत संचित रहता है, जो धीरे धीरे निकल के कहाँ पे आ जाता है, निकल के ये छोटी आंत में आ जाता है। अब भाई बोले हम यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ से निकलता है हमारा क्या, यहाँ से क्या निकलता है, पीतरस। अब एक अम्ल है और दूसरा क्षार है, एक अम्ल
और दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास क्षार। एक हमारे पास अम्ल है और दूसरा हमारे पास क्षार है। दोनों में लड़ाई चालू हो जाती है, अम्ल और क्षार में लड़ाई चालू हो जाती है और दोनों लड़ते लड़ते क्या हो जाते हैं, अपने शक्ति को खत्म कर देते हैं। तब हमारी अग्न्यासी रस काम में आती है और भोजन को पूरी तरह पचा देती है। तब हमारी अग्न्यासी रस काम में आती है और भोजन को पूरी तरह पचा देती है। और जब भोजन पूरी तरह से पच जाता है तो कहाँ, अगर कोई पूछ दे सवाल के अंदर कि भोजन पूरी तरह से कहाँ पचता है, तो आप क्या बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा कि भाई जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत भोजन का पूर्णतः पाचन करती है। पूर्णतः पाचन, भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि भोजन का पूर्णतः पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। अब छोटी आंत में कुछ उंगली की तरह रचना पाई जाती है। छोटी आंत में कुछ उंगली की तरह रचना पाई जाती है, जिसे हम रसांकुर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, रसांकुर का नाम देते हैं। किसका नाम भाई, किसका नाम, किसका नाम देते हैं, रसांकुर का नाम देते हैं। यहाँ लिख लेते हैं रसांकुर, रसांकुर का नाम देते हैं। छोटी आंत में उंगली की तरह रचना पाई जाती है, जिसे हम किसका नाम देते हैं, रसांकुर का नाम देते हैं। यह रसांकुर जो भोजन में, अब भोजन का पूर्णतः पाचन हो गया है ना, तो पूर्णतः पाचन होने के बाद उसमें जो पोषक तत्व बचा रहता है, ये हमारा रसांकुर छांट लेता है और खून को दे देता है। अब कहेंगे आप, अब कोई क्वेश्चन के अंदर कहेंगे कि भोजन से पोषक तत्वों को छांटने का काम कौन करता है, तो हमारा रसांकुर करता है। भोजन से पोषक तत्वों को छांटने का काम कौन करता है, रसांकुर करता है। याद रखिएगा। अब अगला कदम पे हम बढ़ते हैं। ये जो दिखाई दे रही थी ये वाली रचना, कुछ ये वाली रचना, इसको हम किसका नाम देते हैं, इसको, ये जो होती है हमारी छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत, ये वाली जो रचना होती है किस, क्या होती है, छोटी आंत होती है। अब सुनिएगा, इसके बाद हमारे पास बचता क्या है, बचता क्या है, बड़ी आंत। क्योंकि भोजन का पूर्णतः पाचन हो चुका है, वहाँ से पोषक तत्व निकल गए हैं, तो हमारे पास बचा क्या है, अब कुछ जो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्या हमारा पित्त रस एक दूसरे से जब लड़ाई किए ना, जब एक दूसरे से लड़ाई किए तो वहाँ पे जल का निर्माण होता है। ये अपने शक्ति को तो त्याग कर देते हैं, लेकिन जल का निर्माण होता है। वो किस में बदल गया है, जल में। अब हमारा जो भोजन बचा है उसमें सिर्फ जल है, क्योंकि हमारा पोषक तत्व रसांकुर द्वारा छांट लिया गया है। अब जो जल बचा है भोजन में, वो जाएगा बड़ी आंत के अंदर। और जब भोजन बड़ी आंत के अंदर जाता है तो क्या किया जाता है, भोजन के अंदर से जितने भी जल होते हैं उनको सोख लिया जाता है और उसके बाद कहाँ पे भेज दिया जाता है, हमारा मलाशय के अंदर भेज दिया जाता है। ये हमारा क्या हो गया भाई, ये वाली रचना, ये हो गई बड़ी आंत, बड़ी आंत, ये हो गई बड़ी आंत, ये हो गई बड़ी आंत। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा मलाशय, ये हो गया हमारा मलाशय, ये हो गई हमारी बड़ी आंत, ये हो गई हमारी मलाशय। ये जो हमारी बड़ी आंत होती है वो 3 भागों में बंट जाती है। बड़ी आंत कितने भागों में बंट जाती है, 3 भागों में। असेंडिंग कोलोन, ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग, ये ऐसे है लाइन की तरह तो ट्रांसवर्स, और ये नीचे की तरफ है तो डिसेंडिंग, ऊपर की तरफ असेंडिंग, ऐसे बीच वाला लाइन ट्रांसवर्स, और नीचे की तरफ डिसेंडिंग कोलोन। हमारी जो छोटी आंत होती है वो भी 3 भागों में बंट जाती है। छोटी आंत 3 भागों में बंट जाती है। पहले को हम नाम देते हैं छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के भाग, छोटी आंत के भाग। अब हम जानते क्या है, छोटी आंत
तीन भाग में बटी रहती है। पहला जो हमारा होता है पहला जो हमारा होता है जेजुनम, दूसरा जो होता है हमारा इलियम, और तीसरा जो हमारा होता है तीसरा जो होता है हमारा वो होता है ग्रहणी। तीसरा जो हमारा होता है ग्रहणी, पहला जेजुनम, दूसरा इलियम और तीसरा ग्रहणी, ये छोटी आंत के तीन भाग होती है। अब जरा बताइएगा, एक और बात सुनिएगा, जो एक मनुष्य होता है, एक मनुष्य 24 घंटे में 1.5 लीटर, याद रखिएगा 24 घंटे में एक साधारण मनुष्य 24 घंटे में 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। एक साधारण मनुष्य 24 घंटे में यानी एक दिन में 1.5 लीटर लार का स्राव करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को कुछ मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।